इस ट्रेंडिंग वर्ल्ड में सभी लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उस डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए सबको कुछ ना कुछ रेमेडी की ज़रूरत है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से स्पेशली हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। उनको पावर सेंटर कहा जाता है क्योंकि वो उनको हर एक वर्टिकल का नॉलेज है, बीट एस्ट्रोलॉजी, बीट न्यूमरोलॉजी। तो आज उन्होंने बहुत खूबसूरती से 1 से 9 सारे नंबर्स के लिए, हर एक इंडिविजुअल्स के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी बताया है। तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। आज हमारे स्पेशल गेस्ट का नाम है सारथी साहिल जैन जी। थैंक यू। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट सारथी साहिल जैन सर है। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, और ईश्वर से आपके इस नई यात्रा की शुरुआत की बहुत सारी मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। सर सबसे पहले डेफिनेटली मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था आपके बारे जानने के लिए। हम्म, आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं हम्म। और आज बिल्कुल ऑल टोटल डिफरेंट एक प्रोफाइल में आपने आपको आपने स्विच करा। तो सर ये इंस्पिरेशन कैसे आया सर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर कहते थे कि आप इस जर्नी के अंदर, जहां आज हम लाइफ को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें कुछ भी सीखा गया व्यर्थ नहीं जाता, ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। तो शायद ऐसा ही मेरे साथ भी घटित हुआ कि मेरा अपनी अपब्रिंगिंग मेरे गुरुजी के हाथों से हुई। मेरे पिताजी के मामा जी रहे आचार्य ओम प्रकाश जैन। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनके हाथों में पला बड़ा, और इंटरेस्ट, रुचि जो है वो डेवलप हुई जब मैं 14 वर्ष की आयु से इस सब्जेक्ट को समझना शुरू किया। और धीरे धीरे कर करके ज्योतिष से शुरुआत हुई, फिर यात्रा आगे बढ़ती चली गई और इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। और बाद में देखा कि जो जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं वो मैं पहले से एक्सपीरियंस कर रहा था। तो वहाँ से समझ में आया कि मेरी जो डेस्टिनी है वो एक बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े होने के बाद भी शायद इस ओर है। सर जैसे आपने बोला ज्योतिष का आपने एक जिक्र किया सर, बड़ा सस्टेन है। आई डोंट नो दिस इज आपको सर सर वे में मत लीजिएगा, लेकिन सर पहले के ज़माने में से ज्योतिष जो थे हमारे, हम्म, हमने हमारे एक पिक्चर हमने उनके लिए क्रिएट की हुई थी कि ज्योतिष हैं तो ऐसे ड्रेसअप में आएंगे। आज की डेट में आप इतने ट्रेंडी हैं सर, बीइंग दी नो फॉलोइंग दी करंट एरा, आप इतने ट्रेंडी हैं सर। हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ एज एन बीइंग एस्ट्रोलॉजर एंड देन कैरिंग योरसेल्फ सो ग्रेटफुली? सी ऐसा है आयुष जी कि जरूरी नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर को तिलक लगाया ही हो, क्योंकि विषय यह है कि अगर हम किसी भी पर्सन को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, अगर हम कॉमनली एड्रेस नहीं कर सकते तो हम किसी भी ऑडियंस को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। अब जो यूथ है, यूथ मिथ्स के अंदर बिलीव नहीं करता। यूथ को जब तक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीजें नहीं समझा पाए, तब तक वो चीजें किसी के माइंड के अंदर उतरती नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे ना केवल उस साइंस को कैरी करना है जो कि ट्रेडिशनल साइंस है, बट साथ साथ में वो मैसेज को कन्वे करने के लिए मुझे उन जैसा दिखना भी होगा, मुझे उन जैसा रहना भी होगा, तभी मैं वो सब्जेक्ट को कन्वे कर पाऊंगा। करेक्ट। सो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आप कनेक्ट से डेफिनेटली बहुत अच्छा करते हैं। तो सर इसी कनेक्ट को लेकर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ, हूँ सर हाँ। आपसे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये पूछा है, बोला है ये पूछने के लिए कि सर जो साढ़े साथी होता है, हम्म, लोग सर जो यूथ है उसके दिमाग में अगर ये डल जाए कि साढ़े साथी चल रहा है आपका, तो आपके 7.5 साल बर्बाद है। लोग कहते हैं कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे, लोग कहते हैं कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, कोई नया काम शुरू मत करो। तो सर क्या ये कितना रियल है कि लोग क्या 7.5 साल आप बैठ के सिर्फ अपना समय का वेट करें, या फिर कुछ नए काम करने से पहले सर रेमेडी क्या है जिसको सोल्यूशन इसको अच्छे से ओवरकम कर सके सर? देखिए, पहले तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ग्रहों को लेकर के भी, जिसमें से एक भ्रांति, एक जो मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू साढ़े साथी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। साढ़े साथी एक ऐसा फेज होता है एस्ट्रोलॉजिकली, जहां पर भी जिस वक्त आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस भी राशि के अंदर रहता है, शनि का ट्रांजिट ट्रांजिट यानी कि शनि जन्म के समय एक स्थान पे होंगे, बट इस समय सोलर मूव कर सिस्टम में रहा मूव कर रहे हैं। है। तो वो जिस वक्त चंद्रमा के एक घर पहले हो, वहां से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाती है। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, यानी कि शनि का ट्रांजिट 3 घरों में 2.5 साल करके देखा जाता है। 3 फेज है। 3 फेजेस हैं। और वो 3 फेजेस में ऐसा माना जाता है कि पहले 2.5 साल शनि जो है वो कपाल पे वास करता है, यानी कि एक व्यक्ति को मेंटल रूप से क्या करता है, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मेंटल रूप से अलर्ट भी रखेगा। हो सकता है मेंटल परेशानियां भी हो, डिपेंडिंग ऑन की साढ़े साथी किस तरीके की है। सेकंड 2.5 साल हृदय के हिस्से में, यानी कि पेट के नाभि तक। और तीसरे 2.5 साल जो है वो पैरों की ओर। तो इसको कैसे देखा जाता है कि जनरली चंद्रमा के ऊपर से निकलता हुआ शनि का जो एज ऑफ प्लैनेट अगर हम समझते हैं इसको, टेक्निकली अगर समझते हैं, चंद्रमा है हमारा मन।
चंद्रमा को मन का कारक कहा गया, और क्यों कहा गया? बिकॉज चंद्रमा अगर मन इसलिए है क्योंकि आज जब चंद्रमा की मूवमेंट पृथ्वी के आसपास होती है तो समुद्र के अंदर मेजर हलचल होती है, और वही कॉम्पोजिशन जो पृथ्वी पर पानी की है जो 70% है, ऐसी ही कॉम्पोजिशन हमारे शरीर के अंदर है। तो यानी कि हमारा जो मन है वो प्रभावित है चंद्रमा की स्थिति के साथ जुड़ा हुआ। इसी कारण से पूर्णिमा में लोग थोड़ा सा हैप्पी फील करते हैं, जैसे ही अमावस्या आती है डिप फील करना शुरू करते हैं। अब साढ़े साथी के टेन्योर में क्या होता है कि चंद्रमा जहां पर है यानी कि मन की स्थिति के ऊपर से डार्कनेस का निकलना। अब ये डार्कनेस जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को प्रॉब्लम ही दे। एक व्यक्ति, मैंने कई सारे ऐसे केसेस में, यहां तक कि मेरी खुद की अपनी जर्नी जो है वो ढैये से शुरू हुई थी यात्रा जब मैंने प्रारंभ की थी, तो उस वक्त भी क्या था, एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे एक व्यक्ति को मिलते हैं जहां पे वो व्यक्ति ना अब हर एक चीज को फेस करने के लिए रेडी है। देखिए, एक अप्रोच का विषय है कि आपको लाइफ के अगर कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई काम किया अगर ठीक नहीं हुआ, आप उससे लेसन लेकर के क्या नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव कर रहे हैं, तो साढ़े साथी आपको परेशान नहीं करेगी। और परेशान किसको करेगी? जिसको सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा तो नुकसान हो गया, और वो आगे चल करके उसी फोबिया को अपने दिमाग के अंदर डाल देता है कि मैं ये करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो साढ़े साथी उसको प्रॉब्लमेटिक मानी जाती है। बट ये फिक्स कर देना कि साढ़े साथी हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लमेटिक ही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति को साढ़े साथी फलित होती है यानी कि अच्छे रिजल्ट देती है, उस व्यक्ति की रूट्स सैटर्न प्लैनेट इतनी पक्की कर देता है कि वो अपनी जिंदगी में कहीं पे भी घबराता नहीं है। तो मतलब सर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज ऑल अ कंट्रोल ऑफ माइंड। सी, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही माइंड की साइंस है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो पहले चार शब्द क्या है? प्लान, PLAN, एंड लास्ट दो जो शब्द हैं दैट इज ENT। ENT को मैं कहता हूं इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर बहुत सही। आपने अपने प्लान्स को इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना जान लिया तो आपने अपने प्लैनेट्स की साइंस को समझ लिया। आपका माइंडसेट हमारे लाइफ के डिसीजंस के ऊपर इंपैक्ट करता है। आपकी भी जर्नी कहां से शुरू हुई और आज एक पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, क्या ये आपने डिसाइड किया या आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की पोजीशन बदली जिन्होंने आपके माइंड के अंदर एक बीज को जन्म दिया कि लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी। सो हम जो भी अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं वो सब एक डिजाइन होता है किसका? प्लैनेट्स का। और प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे माइंडसेट पे पड़ता है। तो सैटर्न भी क्या है? सैटर्न एक माइंडसेट है, चंद्रमा एक माइंडसेट है, सभी चीजें जो है वो माइंडसेट के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सर मतलब मुझे लगता है प्लैनेट का रियल डेफिनेशन आज सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को मिलेगा कि एग्जैक्टली कितने अच्छे तरीके से आपने कनेक्ट किया प्लान और इमोशन ट्रांजिशन को। सर थैंक यू। तो सर एक और चीज़ें हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं और कहते भी हैं कि 30 साल की उम्र तक उनकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। जब वो काउंट करते हैं, हम्म। तो मूल्यांक हम्म। वो काम करता है। उसके बाद 30 साल की उम्र के बाद ऐसा कहा जाता है हम्म। कि भाग्यांक काम करता है। आपका बचपन में नाम क्या था? आयुष। अभी क्या है? आयुष। और आने वाले 20 साल बाद क्या रहेगा? आयुष। तो आयुष तो हर वक्त थे। आयुष के माइंडसेट्स बदल रहे थे, आयुष के लाइफ के पैटर्न्स बदल रहे थे। जिस वक्त जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरा मूलांक जन्म से लेकर के जीवन काल पूर्ण होने तक वैसा ही रहेगा। ठीक वैसा ही आपके साथ है। और भाग्यांक जो आपका रहा जन्म के समय, ठीक वही भाग्यांक जन्म के समय, जन्म काल जब पूर्ण होगा तब भी वही रहेगा। तो जो भी चीज हमारे साथ हमारी लाइफ में जुड़ी है वो ना केवल करंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के साथ जो है जुड़ी है। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मूलांक जो है वो पहले 30 साल तक ही इंपैक्ट डालता है, उसके बाद भाग्यांक डालता है, जबकि इन दोनों की डेफिनेशन ही अलग है। सर जैसे आपने बोला नाम, कि आपका नाम जो है बचपन से लेकर अंत तक आपका वही रहेगा, हम्म। बट सर लोग आज के डेट में, हम्म। आई डोंट नो कि सजेशन उनके उनके डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर्स देते होंगे, बट सर वो नाम चेंज करते हैं हाँ, हाँ। जस्ट टू आइदर सक्सीड इन लाइफ, हम्म। आइदर ग्रो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर। तो वो अपने नाम को चेंज कर देते हैं, अपने बिजनेस के नाम को चेंज कर देते हैं। तो सर ये कितना इम्पैक्टफुल है सर एक इंडिविजुअल? दो तरह के नाम परिवर्तन होते हैं आयुष जी। एक होता है कि आपने अपने नाम के स्पेलिंग्स में ऑल्ट्रेशन की, यानी कि अगर मेरा नाम साहिल है, SAHIL मैं नॉर्मली लिखता हूं, पर अगर मैंने SAAHIL लिख दिया तो प्रोनाउंसिएशन में अभी भी क्या आएगा? साहिल ही साहिल आएगा, है ना? साहिल ही आएगा। तो उच्चारण में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो कि अल्फाबेटिकल वैल्यूज में देखी जा रही हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है।
और कुछ नाम परिवर्तन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए किसी ने अपना नाम पूरा ही बदल दिया। अगर मान लीजिए मैंने साहिल से अपना नाम नरेंद्र रख लिया, तो नाम ही पूरा का पूरा क्या हो गया, बदल गया। तो ये दोनों बातों में अंतर है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग्स की ऑल्टरेशन कर रहे हो या अपने पूरे नाम को परिवर्तन कर रहे हो। और जहां तक आपका रहा प्रश्न कि कितना इम्पैक्ट डालता है या क्या है, तो मेरा अपना अनुभव जितना भी इस विधा को लेकर के रहा वो ये रहा कि एक व्यक्ति की जिंदगी में नाम का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट नाम के स्पेलिंग्स पे आने से पहले, उसका अल्फाबेटिकल वैल्यूज पे आने से पहले, नाम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, यानी कि आपका जो नाम है वो किस तरह की ध्वनि को बना रहा है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो देखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जब एक व्यक्ति जिसका नाम अंकुश रहा, अंकुश नाम शब्द सुनते ही ना हमारे मनस्तल पर एक चित्र बन जाता है जहां पे हम फुल स्टॉप को इमेजिन करते हैं। तो जहां पर फुल स्टॉप को इमेजिन करते हैं तो अंकुश नाम के व्यक्ति के लोगों को अक्सर लाइफ के अंदर ऐसा पाया गया कि उनकी लाइफ के अंदर ना हर्डल्स बहुत ज्यादा आई। वो जब भी लाइफ की और ग्रोथ की ओर देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको रुकावट का सामना जो है वो करना पड़ा। तो ठीक वैसे ही अगर ये व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अंकुश के स्पेलिंग में जितने मर्जी परिवर्तन कर लें, क्योंकि नाम का जो अर्थ है ना वो बदलने वाला नहीं। तो जब नाम का अर्थ नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बदल नहीं रही है। आपके नाम का अगर मतलब सही है, उसके बाद अगर आप कुछ अल्फाबेट प्लस या माइनस करते हैं तो उसके आउटकम मिलते हैं। बट अगर नाम का अर्थ अगर सही नहीं है और वही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो नाम के जितने मर्जी आप अल्फाबेट चेंज कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सर जैसे नाम की बात हुई तो सर ये देखा गया है, लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे एलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, और इन लोगों का सर डेट ऑफ बर्थ एक ही है, 28th, ठीक है। एंड मोदी जी एंड मनमोहन सिंह जी, इनके डेट ऑफ बर्थ जो है इनको कंबाइन करके आप करोगे तो 8 आता है, 17 एंड 26। तो सर क्या ये जितने भी बड़े लोग हैं या इन्होंने इतना नाम कमाया, क्या ये सर कोइंसिडेंस है या फिर आयुष जी, ये सबसे बड़ी आज न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब भी कोई भी व्यक्ति न्यूमरोलॉजी को समझाने की कोशिश करता है, वो रेफरेंस लिए जाते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज के। जबकि आप मुझे ये बताइए कि अगर मोदी जी का जन्म अगर 1 तारीख को हुआ है, तो क्या उस दिन कोई और लोग बच्चे नहीं थे जिन्होंने जन्म लिया? बहुत सारे थे। बट रेलेवेंट उनका क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, इसलिए अब उनका बेस बना करके हम दिखा रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि नंबर की फ्रीक्वेंसीज एक रोल प्ले करती हैं। अगर 28 तारीख को अगर आप देखते हो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और शनि का। बट क्या 28 तारीख के जन्मे सभी लोग लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो गए? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कारण से ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में, उसकी लाइफ में अभी करंटली क्या सिचुएशन है? क्या उसका नाम उसके साथ सपोर्ट में है या नहीं है? क्या उसकी सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट जो कि अंकशास्त्र में देखा जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, आपका व्हीकल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, आपका कंपनी का नाम है। हर एक चीज़ जो जिसकी आइडेंटिटी अल्फाबेट्स और नंबर्स में देखी जाती है, उसको भी साथ में मिलाया जाता है। सर एक और जैसे आपने नंबर्स बोला, कार का नंबर आपने बताया, फिर कार के नंबर से ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि कार का जो लास्ट डिजिट है हुँ। वो उसके सेकंड लास्ट डिजिट से बड़ा होना चाहिए? देखिए, एक माइंड को एक सीक्वेंस का पता होता है। हमें हमेशा क्या बताया गया, बचपन में सिखाया गया था, असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। तो जब भी कोई नंबर की सीक्वेंस इस तरीके से होती है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होए, तो हमारे माइंड को एक मैसेज क्या जाता है कि चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब होगा तो क्या होगा, चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं। तो इस तरीके से एक मैसेज जो सबकॉन्शियस को जाता है कि अगर नंबर एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो वो अच्छा है। बट ये थंब रूल नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों के नंबर अगर आप हाँ, देखेंगे, डेफिनेटली, 1110, बिल्कुल बिल्कुल। 1111 के बाद जीरो आ जीरो, रहा है। करेक्ट, जीरो की वैल्यू अगर देखोगे कम जो है डेफिनेटली, वो 1 से लेस हो जाएगी, बट फिर भी उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सो ये कोई थंब रूल नहीं है, बट हाँ, सबकॉन्शियस को एक जो मैसेज नहीं, जरूर क्योंकि जाता है। बहुत लोग सर मैं देखा हूँ मानते हैं, हम्म, कहते हैं कि इससे हमें ऊंचाइयाँ, हम बहुत ऊंचाई जाएंगे, अच्छा सक्सेस सक्सेस करेंगे लाइफ में, लास्ट वाला नंबर बड़ा रहे सेकंड लास्ट से। तो ऐसे लोगों को देखा, मिथ है ये, अब कितना सच है सर वही, मैंने इसलिए मैंने इसके पीछे आपको बता दिया कि सिर्फ इसके पीछे जो एक ही लॉजिक जो है वो ये देखा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर जब होता है तो हमारे अवचेतन को एक मैसेज आता है कि चीजें जो हैं वो प्रगति की ओर है, चीजें जो हैं वो ग्रोथ की ओर है। तो सर हमने शुरू की न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो सर इसका ओरिजिन कहाँ से और कैसे आया सर?
देखिए, इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो बहुत पुराना ओरिजिन है, पर मैं प्रैक्टिकल ओरिजिन जो है वो ऑडियंस को समझाना चाहूँगा कि ये जो साइंस है ना, रादर देन हम ये जाएँ कि पाइथागोरस ने बनाई है, क्या साइंस है। इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि व्यक्ति अगर समझ पाए कि न्यूमरोलॉजी लाइफ के अंदर कैसे रोल प्ले कर रही है। क्योंकि स्पंदनों की जब हम बात कर रहे हैं, मैं न्यूमरोलॉजी को इसको स्पंदन शास्त्र कहता हूँ, यानी कि साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या है, कैसे काम करती है? क्योंकि आपने पूरी न्यूमरोलॉजी, आपने जितना भी आज ट्रेंडिंग यूट्यूब पे या कहीं पे भी सुना होगा, हर जगह क्या हो रहा है कि सूर्य का 1 नंबर है, चंद्रमा का 2 नंबर है, बृहस्पति का 3 नंबर है। बट अगर ये प्लैनेट्स के नंबर हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है? इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, स्पंदन। जो जन्म के समय आपका क्या लिया जाता है? नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हुँ। ये प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्यों लिया जाता है? बिकॉज़ उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ आपका जन्म हुआ, वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के स्पंदन या वाइब्रेशंस कैसे आ रहे थे। अब ये जो वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, ये कब से रोल प्ले करना शुरू करते हैं? जब एक सोल एक माँ के गर्भ में आती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, न्यूमरोलॉजी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी कैसे स्टार्ट हो रही है? न्यूमरोलॉजी यानी कि यहाँ पे नंबर्स को डायरेक्टली मत देखिए, स्पंदनों को समझिए। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा हर वो चीज़ सुनता है, इमोशंस को फ़ील करता है जो माँ सुन रही होती है। हुँ, हुँ। अब माँ ने कुछ भी सुना, वो बच्चे के अंदर उतरा, जिसको आपने महाभारत में एक रेफरेंस में अभिमन्यु के केस में देखा कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीखा। हुँ, हुँ। अब वो स्पंदन जो माँ के थे, माँ जो कैरी कर रही थी, माँ चाहे इमोशनली डिप थी या इमोशनली बहुत स्ट्रांग थी, कैसी भी सिचुएशन में थी, वो बच्चा वो स्पंदन कैरी कर रहा था। फिर बच्चा जब पृथ्वी पर आता है, जब जन्म होता है, तो पहली ध्वनि जो ओंकार की ध्वनि है, जब बच्चा रोता है, जो जो रोने की ध्वनि है, उसके अंदर ओंकार की ध्वनि है। स्पंदन वहाँ से शुरू हो चुके होते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में है। और जब आपका जीवन काल किसी व्यक्ति का पूर्ण होता है, सबसे पहले स्पंदन शरीर को छोड़ते हैं। आपकी हार्ट बीट बिल्कुल प्लेन हो जाती है, करेक्ट, श्वास की गति जो है व्यक्ति की रुक जाती है। बिल्कुल। तो सब चीज़ें स्पंदन उस वक़्त शरीर को छोड़ते हैं। तो स्पंदन की शुरुआत केवल मैं अगर इसको कनेक्ट करना चाहूँ कि अगर न्यूमरोलॉजी मैं भी डिज़ाइन करता, हुँ, तो हुँ। मैं भी उसी तरीके से करता कि एक प्लैनेट्स की सीक्वेंस सोलर सिस्टम में क्या है, अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस हमें कैसे सिखाएगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अलग-अलग मेथोडोलॉजीज़ हैं। हुँ, हुँ। कैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, मॉडर्न कांसेप्ट है, यहाँ तक कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसमें अभी तो हम करंटली 2024 में हैं। ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है। विक्रम संवत के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट हैं। करेक्ट, विक्रम 47। हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं, वहाँ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष देखे जाते हाँ हैं। जी। तो सब चीज़ें डिफरेंट है। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी कोई आज की साइंस नहीं है। ये स्पंदन शास्त्र जो हैं, वो बचपन से लेकर के जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब सर, लोग कहते हैं और ये आज डेफ़िनेटली ऑडियंस भी हमारी ये बिलीव करेगी कि आप एक पावर सेंटर है, जहाँ पे आपके पास डेफ़िनेटली हर एक वर्टिकल्स की नॉलेज है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया न्यूमरोलॉजी के बारे में। और इससे सर एक चीज़ कि ये क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस का कि कई बार सर लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है, 1:11, 2:22, 4:44, 3:33। तो लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके विश माँगते हैं कि मेरी विश पूरी हो जाए। मेरी आज तक नहीं हुई, बट सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये विश माँगने का टाइम नहीं है, पहली बात इसको समझिएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भी यूनिवर्स हमसे संवाद करता है, वो किस तरीके से करता है? ये नंबर्स के माध्यम से करता है या शकुनों के माध्यम से करता है? नंबर्स के माध्यम से कैसे करता है? जब हमें नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे हो 1111 दिखना शुरू हो गया। तो ये एक जगह नहीं दिखेगा, आप घड़ी देखोगे तब भी 11:11 होंगे। कोई गाड़ी के नंबर प्लेट पे आपको 11:11 दिख जाएगा। तो उस वक़्त ये चीज़ें क्या है? ये यूनिवर्स आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। आपको एक मैसेज जो है वो दे रही है। और हर एक नंबर का इधर मतलब जो है वो अलग है। 111 का मतलब अलग है, 222 का मतलब अलग है, 1212 का मतलब अलग है। तो ये अलग-अलग नंबर्स के अलग-अलग मैसेजेस हैं। और दूसरा, यूनिवर्स बात करता है शकुनों के आधार पर। जैसे कि आपने सुना कि कोई बात करते-करते अचानक आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं और पीछे से यूनिवर्स मेरे से संवाद कर रहा है। वो कैसे करता है? शकुनों के माध्यम से। जैसे हम जोड़ देते हैं कि आपने मेरे से कुछ पूछा कि ये कब होगा, घटित होगा कि नहीं होगा, और पीछे से किसी और रूम से बैठे हुए हैं, बहुत दूर से किसी एक व्यक्ति ने छींक मार दी, तो वो ऑब्स्टेकल्स कहीं न कहीं उस चीज़ में बताता है। तो यूनिवर्स हमसे बात करता है नंबर्स की भाषा में भी और वैसे भी। और जहां तक आपका प्रश्न रहा कि क्या ये मैनिफेस्टेशंस के लिए है, हुँ, हुँ। ये आपकी मैनिफेस्टेशन हर वक्त घटित हो रही है। जो आप सोचते हो वो आप घटित करते हो।
जो आपने सोचा है वही चीज मैनिफेस्ट होगी। ये जो मैसेजेस हैं, जो नंबर्स के रूप में दिखते हैं, ये नंबर्स के रूप में मैसेज इसलिए दिखते हैं ताकि यूनिवर्स हमें एक मैसेज दे रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज पे ये काम जो है वो होने वाला है।